हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अपना प्रीवियस चैप्टर था उसमें क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया, पूरा मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट कर लिया, सारे पार्ट्स रिकॉर्ड हो गए हैं और सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो कल आपका टेस्ट होना है, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं या टफ लग रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि पिछले बहुत समय से हम सिर्फ ज्योमेट्री पढ़े जा रहे हैं। पहले फर्स्ट टर्म में भी हमने लास्ट के जो चैप्टर्स थे, ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, बहुत करा और फिर इस बार हमने क्वाड्रिलेटरल करा, तो अच्छा खासा हमारा टाइम स्पेंड हो चुका है। तो अब फॉर अ चेंज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई यूनिट है मैथमेटिक्स की मेंसुरेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, जिसमें हम एनसीईआरटी और आर डी शर्मा बुक के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे बहुत टाइम से, तो आपका माइंडसेट जो था वो प्रॉपर ज्योमेट्री वाला हो गया कि भाई पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, डायगोनल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री होता है, बहुत सारी बातें आप लोगों ने जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड ही सारी पढ़ी। ठीक, बट अब हमें क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन हम क्यों पढ़ें, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि हम ये चैप्टर पढ़ें ही क्यों। ठीक है, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। ठीक है, मुझे ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल होगा। ठीक है, या आगे जाके इसका क्या रोल होगा। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, इस चैप्टर का सबसे जो मेजर पॉइंट है, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेजरमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेजरमेंट। देखो, आप कभी भी कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हो, सिर्फ एग्जांपल आप सपोज करो दिवाली का टाइम है। ठीक है, अब दिवाली से रिलेटेड बात करेंगे। दिवाली का टाइम है और हमें अपने घर में पेंटिंग करानी है। मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग दिवाली के टाइम पे पेंटिंग कराते हैं। ठीक है, अपना वाइट वॉश कराते हैं, वॉल्स को क्लीन करा लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जिससे हमारा घर क्लीन हो जाए, ठीक है, और हमारे घर में एक न्यूनेस फील हो। ठीक है, सबका ये पर्पस रहता है। अब आप सपोज करो कि वही पेंट मार्केट में जब लेने जा रहे हो, तो क्या कहोगे शॉपकीपर से कि भाई आप कहोगे कि भैया मुझे इतने लीटर पेंट दे दीजिए, 5 लीटर, 10 लीटर, या जो आपसे पूछेगा कि कितना पेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ जब मार्केट में ले जाओगे तो उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिल जाएगी, बोलो, है ना। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू पे फॉर एनीथिंग, सो इट शुड बी इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप कम लेके आओ, ऐसा नहीं है कि आप ओवर लेके आओ, ज़्यादा लेके आओ, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मुझे एक रूम को वाइट वॉश करना है, ठीक है, मैंने देखा कि भाई एक रूम में 4 वॉल्स है और वॉल्स पे ही मुझे वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश कहाँ पर होता है, वॉल्स पे होता है। ठीक है, सीलिंग पे भी होता है, पर वॉल्स पे और सीलिंग पे ही वाइट वॉश होता है। फ्लोर पे हम क्या यूज़ करते हैं, टाइल्स। किसी के फ्लोर पे पेंट होता है, नहीं होता ना। फ्लोर पे क्या होता है, मार्बल होता है, टाइल्स होती हैं, ठीक है, या फिर सीमेंटेड फ्लोर्स होते हैं। बट वॉल्स पे क्या होगा, पेंट होगा। तो अगर मुझे अपने 4 वॉल्स पे पेंट करना है, तो पहले मैंने उसको क्या करा, मेजर कर लिया। मेजर करने से ये हुआ कि मुझे पता लग गया कि एक नियर बाय अमाउंट पता लग गया कि हाँ 10 लीटर जो बकेट है, 10 लीटर की पेंट की, मुझे सिर्फ उसी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अब मैं सिर्फ 10 लीटर लेके आऊँगा और उसी के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमारा पेंट हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि मैं ऐसे ही चला गया बिना मेजरमेंट कराए और मैंने अंदाजे से ले आया, तो या तो अंदाजे से लाऊंगा मैं 5 लीटर्स, ठीक है, तो वो कम पड़ जाएगा, मुझे दोबारा भागना पड़ेगा मार्केट। और अगर मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, सपोज करो 20 लीटर्स ले आऊँगा, तब क्या होगा, वेस्ट होगा। अब पेंट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैंने इस साल कराया, बाकी का 10 लीटर जो बचा हुआ है वो मैंने उठा के रख दिया, भाई अगले साल काम आ जाएगा। बिल्कुल काम नहीं आएगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, सॉलिड। और पेंट कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि शाम को उसमें चीनी मिला के अपना खा गए कि भाई कस्टर्ड बना लिया पेंट का, है ना। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईटेबल। तो ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ एक ऐसी है कि इट शुड बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे काम आने वाली चीज़ हो। कोई काम आने वाली चीज़ होती है ना, वो भी इंसान ज़्यादा ले आता है कि हाँ भी चलो चीनी की ज़रूरत है, शुगर की नीड है घर में, तो हम 5 किलो की जगह अगर 10 किलो भी ले आए तो बाकी की 5 किलो धीरे धीरे करके काम में आती रहेगी। ठीक है, बट द थिंग विच इज़ नॉट ऑफ रेगुलर यूज़, जो हमारे रेगुलर यूज़ की नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स के बिहाफ पे ही कोई भी चीज़ परचेज करने आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ये तो मैंने आपको इसलिए कि एग्जाम्पल दे दिया पेंट का, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है और मोस्टली घरों में पेंट हो रहा है। अभी मैं आ रहा था तो देखा 4 जगह पेंट हो रहा था, तो मोस्टली घरों में इस समय पेंट हो रहा है और सब लेने जा रहे हैं। तो लेने जाने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, यू हैव टू काउंट, यू हैव टू मेजर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ पे मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए
मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? मेजरमेंट करने के लिए देखेंगे कि हमारा हमारा जो हमारा जो सरफेस है या जो हमारा सॉलिड फिगर है वो कैसा है। ठीक है, अगर सपोज करो हमारा एक रूम टाइप दे रखा है, कैसा दे रखा है बच्चों? एक रूम टाइप दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये एक हमारा रूम दे रखा है, क्यूबॉइडल शेप है ये। ठीक है, इस रूम में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 4 वॉल्स हैं। कितनी वॉल्स हैं? 4। कैसे? ये हो गई वॉल नंबर 1, दिस इज वॉल नंबर 2, दिस इज वॉल नंबर 3 एंड दिस इज वॉल नंबर 4। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? टॉप, या फिर इसे हम रूफ भी बोल सकते हैं, इसे हम सीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों? ये वाला पार्ट क्या हो गया? फ्लोर हो गया। ठीक है, अब फ्लोर पे हमें क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। हमें क्या लगानी है बच्चों? टाइल्स, राइट। और रूफ पे हमें क्या लगाना है? रूफ पे हमें पेंट करना है। बट आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप जिस समय जहां पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप उस टाइम पे ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपके रूम में कलर वॉल्स का अलग है और रूफ का अलग है। आप ध्यान से देखो, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि मोस्टली घरों में मैंने देखा है कि जो रूफ होती है वो वाइट कलर की पेंट की जाती है। कौन से कलर की? वाइट। और वॉल्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? वॉल्स की। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें पिंक कराना है, हमें येलो कराना है ना, या हमें ग्रीन कराना है। ठीक है, कोई भी कलर आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें पेंट से रिलेटेड ही कर रहे हैं, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर वॉलपेपर्स, बड़े आजकल डिज़ाइनर कस्टमाइज वॉलपेपर्स आ गए हैं, उसमें आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखवा सकते हैं कि भैया जब कभी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़े सीधा वॉल से निकाला और देख के कर दिया। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन आजकल हर चीज़ में हो रहा है। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेंट। आप पेंट के लिए भी जा सकते हो, और अगर आपके पास बजट इश्यूज नहीं है, यू आर हैविंग सरप्लस, बहुत पैसे हैं आपके पास, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं, तो यू गो फॉर वॉलपेपर्स बिकॉज दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। पेंट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, चीपर होता है। ठीक है, बात करते हैं टाइल्स की। ठीक है, अब टाइल्स कहाँ लगती है बेटा? फ्लोर पे लगती है, हम सबको पता है। ठीक है, टाइल्स में भी हमारी चॉइस होती है कि हमें किस साइज की टाइल रखनी है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, जैसे कहीं पर 2x2 की टाइल होती है। 2x2 की टाइल का मतलब ये होता है कि ये आपका साइज हो गया 2x2 फिट का। ठीक है, और हमारे रूम में फ्लोर इतना बड़ा है, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ऐसा आपने 8th में बहुत बार करा होगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, या एरिया ऑफ बिग अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल। ये प्रोसेस हमारा बहुत जगह यूज होता है क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। किसको फाइंड आउट करने के लिए? क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये मान के चलो कि क्लास 9th में जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो प्रॉपर कस्टमाइजेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो डिफरेंट फॉर्म में पूछी जाएंगी। ये आपसे पूरा एक नहीं पूछेंगे, ये आपसे डिफरेंट फॉर्म में पूछेंगे कि वॉल पे अलग पेंट करना है, हमें फ्लोर पे अलग चीज़ लगानी है, टाइल्स लगानी है, और हमें टॉप पे जो है, रूफ पे जो है वो अलग करना है। ठीक है, तो ये सारी तरीके से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये बात समझ में आई आप सबको कि इस चैप्टर में रोल किस चीज़ का है बच्चों? मेजरमेंट का। अब एक नेक्स्ट बात ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई वॉल्स क्या होगा, या टॉप और रूफ और सीलिंग क्या होगा, या फ्लोर क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हमें पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है सिर्फ किस चीज़ की? एक तो ये हाइट, ठीक है, एक ये लेंथ, और एक ये ब्रेथ। हमें इन 3 चीज़ों की बस ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? ठीक है, एल, बी और एच की। तो अगर मुझे कभी भी क्यूबॉइड की बात करनी है, किसकी बात करनी है बच्चों? क्यूबॉइड की। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एल, बी और एच की। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में देख सकते हो ये चीज़ क्या होगी? हाइट। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी? लेंथ। ये चीज़ क्या होगी? ब्रेथ। तो 3 चीज़ों से ही मतलब हमें होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हर डायग्राम में उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। इट इज़ नॉट फिक्स कि हर डायमेंशन हर डायग्राम में यूज़ हो जाएगी। अगर क्यूबॉइड में एलबीएच चलता है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट चलती है क्यूबॉइड में, तो सिलेंडर में रेडियस और हाइट चलती है। सिलेंडर में क्या चलता है? रेडियस और हाइट। ठीक है, और सिलेंडर में चलता है रेडियस हाइट, और कोन में चलता है हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट। ठीक है, स्फेयर में ओनली रेडियस चलता है, ओनली रेडियस। वहाँ हाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किस में हाइट नाम की चीज़ नहीं है? किस में नहीं है बच्चों? स्फेयर में। ठीक है, तो अभी आप ये नाम सुन रहे हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर,
ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हो, तो ये सब क्या है ये अब हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ोगे, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था अभी कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे सिर्फ एक ये रीज़न है कि आपको कोई भी चीज़ अगर मार्केट से परचेज करनी है तो यू हैव प्रॉपर डायमेंशंस, और उस डायमेंशंस के बिहाफ पे आप फॉर्मूलाज अप्लाई करके नियर बाय सोल्यूशन निकाल के उस चीज़ को परचेज करने जाओगे। क्लियर हो गई सबको ये बात? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस चैप्टर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से। देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर का जो बच्चों नेम है दैट इज मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन एक वो यूनिट होती है मैथमेटिक्स की, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी अभी, क्या पढ़ी बच्चों आप लोगों ने? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा? ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा कि ज्योमेट्री में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी कि भाई जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपका पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, रोम्बस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी। ठीक है, अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा? अलजेब्रा में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, रैशनल इरैशनल के बारे में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन में आपने इक्वेशंस जो फॉर्म होती हैं उनके बारे में पढ़ा। और आजकल हर चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़, हर चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ केस स्टडी। किसकी वजह से? केस स्टडी। केस स्टडी एक ऐसी चीज़ आ गई है मैथमेटिक्स में जो आपको डायरेक्टली हर चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो कनेक्ट करा देती है ये बात या नहीं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो कि इसका यूज़ क्या होगा, यूज़ होगा कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ठीक है, तो बेटा ये एक यूनिट होती है मैथ्स की जिसमें हम क्या करते हैं, इस यूनिट में हम पढ़ते हैं दो चीज़ें हमेशा। कौन सी होती हैं वो दो चीज़ें? वो दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो 2D और एक 3D। अब 2D और 3D क्या होता है? 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वाले जो होते हैं बच्चों वो होते हैं प्लेन फिगर्स। क्या होते हैं बच्चों? वो प्लेन फिगर्स होते हैं। और 3 डायमेंशनल वाले क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड फिगर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होते हैं प्लेन फिगर्स और ये होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड फिगर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, एक प्लेन फिगर और एक सॉलिड फिगर। ठीक है, अब ये होते कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, पर उससे पहले एक बात मैं आपको, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ फिगर कौन कौन से हो सकते हैं। प्लेन फिगर्स में क्या आता है बच्चों? प्लेन फिगर्स में आता है ट्राइंगल। जानते हो इसको आप? ट्राइंगल की भी 3 कैटेगरी होती है, एक होती है आइसोसेलेस, एक होता है इक्विलेटरल और एक होता है स्केलिन। ठीक है, मतलब तीनों में आपकी कैटेगरीज चलती हैं। एक स्केलिन हो गया, एक आइसोसेलेस हो गया इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, एक इक्विलेटरल हो गया इन विच 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल भी आपका प्लेन फिगर्स में आता है। ये बच्चों आप पढ़ोगे 10th क्लास में। ठीक है, इसमें आपने 9th में ABC पढ़ भी लिया है, हेरॉन्स फॉर्मूला याद आया बच्चों? पढ़ा है ना 9th में हेरॉन्स फॉर्मूला? पढ़ा है ना? एरिया वगैरह सब, अभी एरिया पेरीमीटर सब पढ़ा आप लोगों ने, ABC हेरॉन्स फॉर्मूला। और बाकी इक्विलेटरल का होता है √3/4a², ये भी आपको यूज में कहीं ना कहीं आ जाता है। 10th में आप पढ़ोगे सर्कल्स के बारे में, ठीक है, सेमी सर्कल्स के बारे में और क्वाड्रेंट के बारे में, ये सब सर्कल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे क्लास 10th में, पर हैं ये सब क्या बच्चों? प्लेन फिगर्स। इसके अलावा छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर, आपने पढ़ा रोम्बस, ठीक है, आपने पढ़ा पैरेललोग्राम, आपने पढ़ा ट्रेपेजियम। ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो इन 8th एंड 7th। बोलो बेटा मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली इन सारी चीज़ों में, इन प्लेन फिगर्स में पढ़ा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने पढ़ा है मोस्टली एरिया और पेरीमीटर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एरिया और पेरीमीटर। आपने पढ़ा है कि एरिया और पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, नो व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाम तो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, एरिया एरिया एरिया, और पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर। वो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एरिया? एरिया का मतलब ये है कि जैसे अगर ये इतना बड़ा बोर्ड है और उसमें इस रेक्टेंगल ने इतना पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन जो कवर कर लिया है, तो ये पूरा इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। मतलब जितना पोर्शन आप कवर कर लो, जहाँ पर आप अपनी बाउंड्री बना लो, वो क्या हो जाता है? एरिया। आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा या नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुना होगा कि ये मेरा एरिया है, ठीक है, यहाँ तेरी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी चलेगी। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में आपका इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंस। जैसे ये कोचिंग है तो इसके पूरे प्रीमाइसेस में मेरा एरिया है, ठीक है, यहाँ मेरी चलेगी। ठीक है, अगर इस रूम में हूँ मैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी यहीं तक चलेगी। अगर आप उस रूम में बैठे हो, मैं इस रूम में बैठा हूँ, आवाज़ मारूंगा तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाओगे तो थोड़ा सा और मेरा समझ लो कि अड़ोसी पड़ोसी तक, ठीक है, थोड़ा और आगे चले जाओगे तो मेरा एरिया खत्म।
फिर आपकी चलेगी, जो आप चाहे वो करो, हम आपको रोक थोड़ा ना सकते हैं, ठीक है। तो अपना एक एरिया क्या होता है कि जिसको आपने कवर कर लिया, जहां पर आपने एक बाउंड्री बना ली, ठीक है, वो पर्टिकुलर पोर्शन क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया। तो एरिया इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हम अगर उसे मैथ्स में डाल देते हैं तो वो हमें कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है कि एरिया निकालना है, बट एरिया इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हम खुद बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि मेरा एरिया है, ठीक है, वो तेरा एरिया है, ठीक है, हाँ मेरे एरिया में आएगा तो फिर सीधा गोली पड़ेगी, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, समझ में आ गया। एरिया को कवर कौन करता है, पेरीमीटर, मतलब टोटल आउटर बाउंड्री इज पेरीमीटर। तो जब हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, जो अभी हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, बट हाँ कहीं ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। जैसे सर्कल के हमें एरिया की जरूरत पड़ सकती है, सेमी सर्कल के एरिया की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पर हमें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। तो एरिया के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप जब कभी भी बेटा ये चैप्टर पढ़ते हो, ये यूनिट पढ़ते हो मैथ्स की, और अगर पीछे का कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपसे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा और आपको आता ही ना हो, तो बड़ी ये मतलब बात खराब हो जाएगी। क्लास 9th में आए हो तो 7th 8th 6th की जितनी भी आपने मेंसुरेशन पढ़ी थी, जो भी आपने प्लेन फिगर्स पढ़ी थी, है ना, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, राइट। इनफैक्ट क्लास 8th में आप लोगों ने क्यूबाइड भी पढ़ रखा है, जो सॉलिड फिगर का पार्ट आएगा वहां पे भी अभी मैं आता हूं, ठीक है। तो एरिया समझ में आ गया, पेरीमीटर समझ में आ गया। क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर मतलब टोटल आउटर बाउंड्री, चाहे वो ट्राइंगल हो तो ABC, ट्राइंगल के केस में क्या होगा, ABC, यहाँ पर क्या होगा, AAB, यहाँ पर क्या होगा, AAA, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr, ये क्या हो जाएगा, πr। तो इस तरीके से सबका, इसका क्या होगा, 2l+b, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। इसका क्या होगा, 4a ऑल साइड्स, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। एरिया मतलब जितना भी पोर्शन कवर कर रहे हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है, और वो वेरी करेगा फिगर टू फिगर। रेक्टेंगल का अलग होगा, स्क्वायर का अलग होगा, सर्कल का अलग होगा, सेमी सर्कल का अलग होगा, ट्राइंगल का अलग होगा, सबके एरियाज जो हैं वो अलग अलग होंगे। सो दिस इज ऑल प्लेन फिगर्स, ठीक है। तो प्लेन फिगर्स का भी यूज है, कहीं छोटा सा भी यूज पड़ गया और हमें वो चीज नहीं आई तो बड़ी इंसल्टिंग हो जाएगी बात। हमें सारे फॉर्मूलाज पहले से अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों सॉलिड फिगर्स। अब सॉलिड फिगर्स में क्या होगा बच्चों, सॉलिड फिगर्स में हमें पढ़ना है, सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड, सबसे पहले आता है क्यूबॉइड, ठीक है। इस क्यूबॉइड में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बस सॉलिड फिगर्स बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। जैसे एक आ गया क्यूबॉइड, फिर एक आ गया क्यूब, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड आ गया। इसके बाद आया बच्चों हमारा नेक्स्ट आया हमारा सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप होती है बच्चों, ठीक है। इसी सिलेंडर के साथ एक चीज और आती है बच्चों, पाइप, जिसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉलो सिलेंडर। ये बीच में एयर होती है, मतलब हॉलो है ये, ठीक है। तो दिस इज पाइप एंड दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। फिर आता है हमारा कोन। कोन में कुछ नहीं है, कोन से एक ही होता है, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं हम इसे, जिसमें ये 90 होगा रेडियस, मतलब ये रेडियस है, ये हाइट है, ये 90 होगा, ठीक है। और फिर आता है हमारा स्फीयर। स्फीयर में क्या होता है, ओनली एंड ओनली रेडियस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा, फुटबॉल देखी होगी, ऑल दीज आर स्फीयर्स, ठीक है। और इसी में एक चीज और पढ़ेंगे आप बच्चों, हेमिस्फीयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेमिस्फीयर। तो ये सारी सॉलिड फिगर्स हैं। एक और सॉलिड फिगर होती है बच्चों इनके अलावा, उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। जब हम कोन को कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, कोन को कट कर देते हैं। सपोज करो हमने ऐसे कट कर दिया, तो जो सरफेस निकल के आता है, जो पोर्शन बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रस्टम, ठीक है। ये 10th में था, समझ गए आप, 10th में था, इसका क्या मतलब है, अब नहीं है, मतलब डिलीट हो गया, ठीक है। फ्रस्टम अब सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया आपको सॉलिड फिगर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि सॉलिड फिगर्स में मैं क्या पढ़ूंगा। सॉलिड फिगर्स में मैं क्या पढ़ूंगा, सॉलिड फिगर्स में तो मैं बहुत कुछ पढ़ूंगा। सॉलिड फिगर्स में पढ़ूंगा सबसे पहले वॉल्यूम। क्या पढ़ूंगा बच्चों, वॉल्यूम। फिर क्या पढ़ूंगा, टोटल सरफेस एरिया। फिर पढ़ूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया और LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर मैं एक और चीज पढ़ लूंगा कि एरिया ऑफ
5 सरफेसेस, या फिर ओपन 5 और ओपन सरफेस, ठीक है। और कभी कभी एक चीज और होती है डायगोनल, पर उसका रेयर यूज होता है। पर सबसे पहले क्या आता है बच्चों? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज अगेन स्पेस ऑक्यूपाइड, कैपेसिटी ऑफ एनी स्पेस, जितना जिसमें जो आ सकता है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। जैसे एक वाटर बॉटल होती है नहीं होती है, उसमें आप जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसके अंदर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये ग्लास है, ठीक है, फिजिक्स रडार का ऐड कर रहा हूं मैं, आज पैसे ले लूंगा कल सर से, ठीक है। ये फिजिक्स रडार का एक ग्लास है, ठीक है, कि हमारे गौरव सर हैं, ये इसमें पानी पीते हैं, तो इसमें ये जितना वाटर डाल सकते हैं, ठीक है, जितनी भी स्पेस इसके अंदर फ्री है, दैट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। क्या है इसका? एक वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये शेप कैसी है इस बात पे डिपेंड करता है ना, कि इसके अंदर पानी कैसे आएगा। अब मैं इसके अंदर पानी तो डालना चाहता हूं, बट मैं कैसे पता लगाऊं कि पानी का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा शेप कैसी है। आपको शेप कैसी लग रही है? सिलेंड्रिकल शेप लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? कर्व्ड है। ये कैसा है? कर्व्ड है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो अलग तरीके से दिखता आपको। और नीचे इसके एक बेस भी दे रखा है, वो इसलिए कि पानी को रोकना है, ठीक है। पानी डालेंगे नीचे निकल जाएगा तो रोकेगा नहीं, होल्डर नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो इसे मुझे होल्डर बनाने के लिए इसके नीचे भी एक सरफेस लगानी है, ठीक। तो होता क्या है बच्चों की वॉल्यूम हमेशा कभी भी किसी भी चीज का आप निकालोगे तो वहां पर क्या करोगे? आप उसके डायमेंशंस देखोगे, उसका डायग्राम देखोगे कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम क्या है बच्चों? स्पेस ऑक्यूपाइड। अभी दोबारा डिस्कस करेंगे जब सिलेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम क्या समझ में आया हमें? कि स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या समझ में आया हमें? वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइड और कैपेसिटी वर्ड भी यूज करते हैं कई जगह। आप कुछ क्वेश्चंस में देखोगे वहां लिखा होगा कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड, इस तरीके से वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टोटल सर्फेस एरिया। देखो यार, टोटल वर्ड जहां आ जाता है उसका क्या मतलब होता है? टोटल मींस टोटल, टोटल मींस टोटल ऑफ एवरीथिंग। यू आर गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग। टोटल सरफेस एरिया, राइट? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी सर्फेसेस बनेंगी सबका। अब अगर क्यूबॉइड है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो जितनी भी सर्फेसेस होंगी, मैं जिस रूम में बैठा हूं मुझे सर्फेसेस देखनी है। कितनी सर्फेस है? 1 2 3 4, 4 तो वॉल्स हो गई, एक क्या हो गया? रूफ, एक क्या हो गया? फ्लोर। तो सर्फेस कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? सम ऑफ ऑल द सर्फेसेस, जितनी भी सर्फेसेस होंगे उनके सारे एरियाज का सम। तो ये क्या करते हैं? टोटल सर्फेस एरिया का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो टोटल सर्फेस एरिया का मतलब समझ में आ गया। किसी भी डायग्राम में आप ये सोच रहे होगे कि सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। ये बात मन में आ जाती है कि अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन करना क्यों ना शुरू करें। इसके पीछे एक रीजन है। देखो पता है क्या है, मैं पहले तो जब आप किसी एक मोड से दूसरे मोड में आते हो, ठीक है, तो आपको अपने माइंड को ना बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती हैं, ठीक है। हमारा माइंड जो होता है वो ट्रेन किया जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है कि कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो पहले उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि तुरंत आपको वो चीज़ शुरू करा दी जाए। आप जितनी उसकी बारीक चीज़ें पढ़ोगे, माइन्यूट पॉइंट डिस्कस करोगे, उतना ही आपका वो कॉन्सेप्ट शार्प होगा। अब आप कहोगे सर मुझे कॉन्सेप्ट शार्प नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो बेटा आप क्वेश्चन 110% कर लोगे, बट आप अटकोगे किसमें? एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट शार्प नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? स्कूल में भी जल्दी होती है। स्कूल में क्या जल्दी होती है? फटाफट फॉर्मूला कराया, फटाफट क्वेश्चन करे, एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। पर हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, जब मैं क्वाड्रिलेटरल जैसा चैप्टर एनसीईआरटी और आरडी से मिला के 1 महीने में पढ़ा सकता हूं, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्लास ऐसी करी हो कि जिसमें मैंने आपका टाइम खराब किया हो। क्यों? क्योंकि हर चीज मेरी रिकॉर्डेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कोई भी क्लास आपको ऐसी पढ़ाई हो जिसमें मैंने 10 मिनट आपसे कह दिया हो चलो भाई बेटा बातें करते हैं आज। मैं बातें आपसे कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी एक एक चीज यहां पे क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। नहीं हो रही है? तो अगर मैंने आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटर्स 1 मंथ में पढ़ाया या 25 डेज में पढ़ाया, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड पढ़ाया है। उसका प्रूफ यूट्यूब है, यूट्यूब पे उसका प्रूफ है। आप उसके 5 और 6 पार्ट्स देख के ये चीज जज कर सकते हो कि एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर और पर्टिकुलर वे में हुई है। और जिसमें हमारी एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा का एक एक एग्जाम्पल, एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ। ये तुम्हें इसका फायदा आज शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर 3 महीने बाद जब तुम जनवरी में पहुंचोगे ना,
जब तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा कोचिंग आने का, विश्वास मानना इस बात को। टेम्परेचर होगा 8 डिग्री, कितना होगा टेम्परेचर? 8 डिग्री, 8 डिग्री टू 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, तुम्हारा मन करेगा शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें लगेगा, तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे मत जा कोचिंग, आज कोर्स तो कंप्लीट हो गया, घर पे बैठ के रिवाइज कर ले। और 2 दिन बाद तुम्हारा कोऑर्डिनेटर्स का टेस्ट होगा, तब तुम सीधा जाओगे यूट्यूब पे, वहां टाइप करोगे मैथ्स बडी और कोऑर्डिनेटर की पहली से लेकर लास्ट तक की सारी वीडियोस देखोगे धीरे धीरे करके। ये होने वाला है, मैं इस बात को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा होगा जरूर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये तैयारी जो हो रही है ना आज ये जो वीडियो फॉर्मेशन हो रहा है, जो इतना डिटेल डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारा जनवरी, हमारा फेब बहुत सुकून से कटे, हमें बिल्कुल भी पेन्स ना लेने पड़े। जब 2 4 5 दिन 15 दिन अच्छी ठंड आती है बरेली में, आती नहीं आती है, मतलब यू कैन से कि 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बढ़िया वाली ठंड होती है, तो 20 दिन ना बड़ा मन करता है कि आराम से घर में बैठ के पढ़ लें। अच्छा 3 बजे वाले बैच में क्यों नहीं आ पाते हैं, ये भी बताऊं मैं आपको। 3 बजे वाले बैच में प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल से बहुत लेट आते हैं, 3:30 बजे घर पहुंच रहे हैं, 3:30 की कोचिंग है, कैसे मैनेज किया जाए, दिक्कत आ जाती नहीं आ जाती है। तो मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में 15-20 दिन आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और जो हमारे जाबाज खिलाड़ी हैं, जिन्हें खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, वो अपना जैकेट वैकेट पहन के, कैप वैप लगा के, अपना स्मार्ट बन के कोचिंग में मुझे यहाँ बैठे हुए मिलेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है। तो टोटल सर्विस एरिया का डिस्कशन चल रहा था डिटेल में, इसलिए चल रहा है क्योंकि टोटल सर्विस एरिया के बारे में मुझे पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विस की बात हो रही है। सिर्फ टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला याद नहीं करना मुझे कि भाई सिलेंडर में 2πRH, फिर 2πRH + R, क्यूबॉइड में 2LB BHHL, फॉर्मूले तो सारे याद हो जाएंगे, बट यूज कब कौन सा करना है ये जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तो टोटल समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल। एनी डाउट? चलिए अब बात करते हैं कर्व सर्फेस एरिया और LSA। LSA क्या होता है बच्चों? लेटरल सर्फेस एरिया। LSA का नाम क्या है? लेटरल सर्फेस एरिया। और कहीं कहीं पे यूज होता है कर्व सर्फेस एरिया। कर्व तब होता है जब हमारा डायग्राम कैसा होता है? कर्व्ड वाला, ओके। तो इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम लेते हैं जो मेन पार्ट होता है, जैसे कर्व पार्ट है, जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो जिस पे जितने पार्ट पे प्रिंटिंग है, जहां फिजिक्स रडार लिखा हुआ है, एक बार फिर पैसे लूंगा बोलने के, भाई मैं ऐड करूंगा, पैसे पूरे लूंगा गौरव सर से, ये बात तो तय है, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स रडार लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये इनका लोगो बना हुआ है बड़ा सुंदर सा, ठीक है। ये इसके ये जो है ये पूरा पोर्शन कैसा है? कर्व्ड है। अब नीचे इन्होंने यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं करी है, तो ये इनकी कमी है, नहीं तो मैं तो ऐसे पीता, मैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनवाता, ठीक है। मैं यहाँ पे बनवाता कि आई लव फिजिक्स रडार, ऐसे कुछ, हाँ ऐसे। यहाँ पर हम लिखवाते डाउनलोड द ऐप, क्योंकि पानी तो इंसान ऐसे पीता है ना, तो ये पोर्शन तो दिखेगा ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था डाउनलोड द ऐप। कोई नहीं गौरव सर, अगली बार आप ये करिएगा, हमसे राय लेते रहिए, हम लोग तो बिजनेसमैन लोग हैं ना पढ़ाते तो हम शौकी हैं पढ़ाते तो हम शौकी हैं, पढ़ाना तो हमारी हॉबी है, नहीं तो दिमाग तो हमारा कैसा है? बिल्कुल, हाँ, हम लोग पूरे प्रॉपर बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, पॉइंट टू बी नोटेड, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में कर्व्ड वाला पार्ट, और लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा? जो मेन पार्ट होता है, जैसे अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि जर्नली जो है वो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? एरिया ऑफ 4 वॉल्स की। जैसे हमें वॉल्स बनानी है, या हमें वॉल्स पे पेंट करना है, या हमें वॉल्स पे वॉल पेपर लगाना है, तो उन सारी जगहों पर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर क्या लिखा होगा? लेटरल सरफेस एरिया। बट अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस का भी डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 सर्फेसेस के लिए, 4 सर्फेसेस के लिए, या फिर कर्व्ड के लिए। किसके लिए बच्चों? फोर्स या फिर कर्व्ड। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस के लिए बेटा एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस में क्या होता है? देखो ये आप कहोगे कि अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, मुझे बहुत चीजें बहुत डिटेल में बतानी है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये सारी नॉलेज लेके जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। 5 सर्फेसेस की जरूरत कब पड़ती है? बहुत क्लियर सी बात है। सपोज करो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मुझे वो बॉक्स बेसिकली कवर करना है। मुझे क्या करना है? वो बॉक्स कवर करना है। ये चीज़ उठ के इधर नहीं आ सकती है, थोड़ी भारी है, नहीं तो मैं अभी इससे समझाता। आप लोग समझने की कोशिश करो। ये पोडियम है हमारा, ठीक है, हमें इस पोडियम को कवर करना है, राइट। इस पोडियम के लिए मुझे कवर बनाना है। अब मैं कवर के लिए जब क्लॉथ पीस लेने जाऊंगा तो क्या सोच के लेके जाऊंगा? मुझे बताओ भाई, मुझे ये देखना है मुझे कितना पोर्शन कवर करना है। सो आई एम गोइंग टू टेक इट्स ओनली 5 सर्फेसेस। हाउ? पहले तो 4 वॉल्स हो गई,
ठीक है, और ऊपर का टॉप आ गया। सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ 5 सर्विसेज। जरूरत पड़ रही है इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको एरिया ऑफ 5 सर्विसेज पढ़ाने का, मैं टोटल सर्विस एरिया पढ़ा के आगे बढ़ सकता था, पर नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ लेटरल सर्फेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और टोटल सर्फेस एरिया एंड एरिया ऑफ 5 सर्विसेज। एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आया, मेरे घर के बाहर कार खड़ी है, नई नवेली सुंदर सी कार, दिवाली पे खरीद के लाए धनतेरस पे। अब मैं चाहता हूं कि इस पे जरा सी भी धूल मिट्टी ना गिरे, मैं क्या करूंगा बताओ, क्या करूंगा? कार का कवर, जो आजकल बिल्कुल कोई नहीं चढ़ाता है, बट स्टिल कार का कवर लेने का शौक आता है जब नई नई गाड़ी लेने जाते हो आप, ठीक है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब आप नई गाड़ी लेके आते हो तो आप ये सोचते हो यार मैं बॉडी कवर ले लूँ उसका, क्योंकि बॉडी कवर लेने से गाड़ी मेरी प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बड़ा आलस का काम होता है, कोई करता नहीं है आजकल, बट फिर भी होता तो है ही। तो उस बॉडी कवर का क्या किया जाता है बताओ, वो कैसे बनेगा बॉडी कवर? उस बॉडी कवर में भी मुझे कितनी सर्फेस लेनी पड़ेंगी? 5। क्यों? क्योंकि 4 वॉल्स हो गई, क्या हो गई बच्चों? 4 वॉल्स हो गई और एक टॉप हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। तो उसमें भी मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है? एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है मेरे माइंड में, अगर कोई ओपन बॉक्स है, अब ओपन बॉक्स है तो उसमें भी कितनी सर्फेसेस होंगी? 5। 4 वॉल्स हो गई और एक क्या हो गया? बेस, ठीक है। तो उन सब जगह पर हम क्या यूज करेंगे? 5 सर्फेसेस, ठीक है। तो ये हमारी सॉलिड फिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर पाइप, फिर कोन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर, और ये क्या हो गया बच्चों? फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? कोन का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, जब आप एक कोन रिमूव कर देते हो। तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई आप लोगों बच्चों मेंसुरेशन की। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सॉलिड फिगर्स में स्टार्ट करते हैं, हम क्यूब क्यूबाइड के फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि सिलेबस में क्या क्या था। सिलेबस में बच्चों था, सिलेबस में बच्चों हमारे था सबसे पहले क्यूबॉइड, फिर था कोन, क्यूब और क्यूबॉइड एक साथ ही थे ये दोनों, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड एक साथ चलते थे दोनों। फिर आया था सिलेंडर, सिलेंडर एक आपका सॉलिड था, सिलेंडर एक सॉलिड वाला होता है और एक कैसा होता है? हॉलो। दो होते हैं, एक सॉलिड और एक हॉलो। क्यूब क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, तीसरा आ गया कोन। कोन नॉर्मल एक ही होता है, और एक आता है फिर आपका स्फीयर। क्या आता है बच्चों? स्फीयर, और इसी के साथ एक और आ जाता है हेमिस्फीयर। तो दिस इज ऑल सिलेबस, ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का सिलेबस था। अब इस चैप्टर के सिलेबस में कुछ चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। कौन सी हट गई है बच्चों? जो हटी हुई चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपका ये सिलेबस डिलीट हो गया है, ठीक है, ये हमारा क्यूब क्यूबाइड जो है वो अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिलेंडर और सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, ये भी जो है वो क्या हो चुका है? डिलीट। तो अभी सिलेबस में सिर्फ क्या बचा है? कोन और स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो बच्चों एनसीईआरटी में वी हैव 8 एक्सरसाइजेस। कितनी एक्सरसाइजेस थी? 8, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस कट हो गई हैं, 2 यहाँ पे कट हो गई, 2 यहाँ पे कट हो गई, तो अब रिमेनिंग कितनी रह गई हैं? 4 एक्सरसाइजेस। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? कोन, और फिर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, और क्यूब क्यूबाइड और सिलेंडर के फॉर्मूलाज एक बार जरूर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाए और हमें फॉर्मूला ना पता हो तो बड़ी बात खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्यूब क्यूबाइड हम 8th में पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे क्यूब के फॉर्मूला का यूज हो रहा है, क्यूबाइड के फॉर्मूला का यूज हो रहा है, सिलेंडर के फॉर्मूला का यूज हो रहा है, और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा किसी को कि ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे सिलेबस में नहीं था। पर भैया 8th में तो पढ़ के आए हो, और 9th का पेपर बोर्ड्स का नहीं होता, स्कूल का ही होता है, तो थोड़ी बहुत टीचर की माननी पड़ती है आपको। तो फॉर्मूलाज तो जरूर पढ़ के जाओ, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों, कौन सा आता है सबसे पहले? क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है, ऐसे बनता है ये, ओके, दिस इज L, ये B हो गया, एंड दिस इज H, राइट बच्चों, L, B और H। क्यूबॉइड में अगर हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसकी 12 एजेस होती हैं। एजेस कितनी होती हैं इसकी? 12।
12 एजेस में क्या क्या आता है बच्चों? 4L, 4B और 4H। सबको पता है ये बात? 4 हाइट होंगी, 4 लेंथ होंगे और 4 क्या होंगे इसके? ब्रेथ। ठीक है। 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6। वो मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाए थे। ठीक है। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। तो इसमें 3 ही चीजें होती हैं, L, B और H। L, B और H। इसके डायमेंशन में क्या चलता है बच्चों? L, B और H। अब सबसे पहले क्या निकाला जाता है बच्चों? कोई भी डायग्राम हो, वॉल्यूम। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा LBH। क्या आ जाएगा बच्चों? LBH। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? LBH। मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज LBH। और इसकी यूनिट जो होगी वो किस में होगी? क्यूब में होगी। क्योंकि जब आप 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन तीनों को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो सेंटीमीटर 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 बिकम्स सेंटीमीटर क्यूब। तो रीजन है कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों होता है, क्योंकि आप किसी भी डिजिट को जब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी यूनिट भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। वॉल्यूम आ गया बच्चों। वॉल्यूम के बाद दूसरी चीज होती है टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है? 2LB, BH और HL। यही होता है बच्चों, LB, BH और HL। इसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम LSA भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2L + B इंटू H। क्या आ जाएगा बच्चों? ये 2L + B इंटू H। ठीक है। देन एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस में क्या आ जाएगा? 5 सर्फेसेस में फ्लोर आ गई या फिर रूफ आ गया, तो 2L + B तो आएगा ही आएगा, इंटू H भी आएगा ही आएगा, प्लस L इंटू B और ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि रूफ का भी यही होता है और फ्लोर का भी यही होता है। रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम। ये बात सही है या नहीं है? बताओ। रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम। ये आप ध्यान रखिएगा कि रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई सबके। देन नेक्स्ट इज एक और चीज है डायगोनल। व्हाट इज द रोल ऑफ डायगोनल? डायगोनल को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। क्या होती है बच्चों? ये लॉन्गेस्ट साइड। जैसे अगर मुझे सपोज करिए कि इसमें कोई भी चीज अगर फिल करनी है, ठीक है, मुझे अगर इस क्यूबॉइड में करनी है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलेंगे हम इसे? लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉन्गेस्ट साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा रूट L² + B² + H²। L² + B² + H²। ये बात समझ में आ गई? क्या होगा? रूट L² + B² + H²। चलिए, इनकी यूनिट्स की भी एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। जितने भी एरिया वाले होंगे उन सबकी यूनिट किस में होगी? स्क्वायर में। चाहे कितना ही प्लस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर यूनिट किस में रहेगी? स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। इसकी भी यूनिट किस में रहेगी? स्क्वायर में। सबकी यूनिट स्क्वायर में रहेगी। सिर्फ डायगोनल वाले केस में यूनिट क्या हो जाएगी? नॉर्मल यूनिट। आई बात समझ में सबके? क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस हो गया, डायगोनल और लॉन्गेस्ट साइड हो गई। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों? क्यूबॉइड। ठीक है। अब आता क्या है क्यूबॉइड के बाद? नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूबॉइड के बाद क्या आता है? क्यूब। ठीक है। क्यूब में और क्यूबॉइड में ज्यादा फर्क नहीं होता है बच्चों। क्यूब में और क्यूबॉइड में ज्यादा फर्क नहीं होता। बस यहां पर भी एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, यहां पर आपको ये याद रखना है कि L, B और H तीनों A हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? L, B और H तीनों क्या हो जाएंगे? A। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाएंगे? A। मतलब सेम रहेंगे। तो वॉल्यूम जो है ना, वो वहां पर क्या था बच्चों? वॉल्यूम यहां पर था LBH, तो यहां पर क्या हो जाएगा? A इंटू A इंटू A, मतलब A³। टोटल सरफेस एरिया वहां क्या था? टोटल सरफेस एरिया था यहाँ पे LB, BH, HL। LB, BH, HL। तो A² 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 कितना हो गया?
3a², 3a², 2 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 6a²। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4a²। कैसे आया 4a²? देख लीजिए, a प्लस a 2a, 2a इंटू a 2a², 2a² इंटू 2 4a²। आया सबके समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या था? एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस 5a²। ये कैसे हुआ? इसको देखिए, ये यहां तक कितना आ गया था 4a² आ गया था, इसमें एक a² और ऐड कर दो, 4a² में एक a² और ऐड कर दिया, कितना आ गया 5a²। ठीक है, तो ये 5a² आ गया। ये हो गया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस, डायगोनल। अब डायगोनल क्या होगा बच्चों? डायगोनल होगा √3a। क्या होगा बच्चों? √3a। ये √3a कैसे आया? ये ऐसे आया, मैं आपको अलग से दिखाता हूं। आपने a² करा, फिर a² करा और फिर a² करा। जब 3 बार करा तो ये क्या हो गया √3a²। तो रिजल्ट क्या आ गया √3a। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको बस क्या करना है, इसमें सब जगह रिप्लेस करना है। क्या करना है बेटा? रिप्लेस करना है। एल बी और एच की जगह क्या आ जाएगा? एल बी और एच की जगह क्या आ जाएगा? ए। एल बी एच, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए, सब जगह क्या आ जाएगा? ए। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका a³ 6a², 4a², 5a² √3a। सो दिस इज ऑल क्यूब एंड क्यूबॉइड। एनी डाउट? सबके समझ में आ गया क्यूब क्यूबॉइड? कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट इज सिलेंडर। नेक्स्ट कौन सा बच्चों? सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या किया जाएगा? सिलेंडर ये रेडियस हो गया बच्चों, ये हाइट हो गई इसकी। ये जो दो एंड्स हैं ये सर्कुलर हैं, ये वाला एंड और ये एंड कैसा है बच्चों? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ऐसा होगा, ये इसका टॉप व्यू ये है, ये आर है, तो इसका एरिया क्या होगा? πr²। क्या एरिया होगा इसका? πr²। ये बात समझ में आई सबके? एरिया क्या होगा इसका? πr²। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिलेंडर एक सॉलिड फिगर में भी होता है और हॉलो भी होता है, दोनों शेप्स में होगा ये। ठीक है, हॉलो वाले को हम पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पाइप। हॉलो को क्या बोलते हैं हम? पाइप। पाइप देखे ना, वो सीमेंटेड पाइप्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे घुस जाते हैं, देखा है ना? वो क्या होता है आपका? हॉलो सिलेंडर्स। ठीक है, और अरे यार हंस रहे हो तुम लोग। सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले क्या आता है? वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम होता है इसका πr²h। क्या होता है इसका वॉल्यूम? पाई को जानते हो? 22.7। पाई की वैल्यू मोस्टली यहाँ पे 22.7 यूज की जाएगी, कभी कभी 3.14, पर ये आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगी। अदरवाइज आपको क्या यूज करना है? 22.7। रेडियस पता होगी, हाइट पता होगी, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ऊपर लिखा हुआ है कि टेक पाई 22.7, तो आपको वही लेनी है। ठीक है, हाँ ठीक है। एच की जगह जो हाइट होगी वो आप निकालोगे। ठीक है, अब आता है इसमें भी कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। अब मैं फिर से एक बार इसका यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तीसरी बार, बहुत पैसा आ जाएगा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब जहां पर ये प्रिंटेड पार्ट है पूरा, दिस होल प्रिंटेड पार्ट इज क्या है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया। यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? कर्व सरफेस एरिया, जितने पोर्शन में आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आप यहां पे भी प्रिंट करते तो ये भी ले सकते थे हम, पर आपने यहां प्रिंट करा नहीं। ऊपर से ये ओपन है क्योंकि ये क्या है? होल्डर है। क्या है ये होल्डर है, इसमें आप वाटर होल्ड कर सकते हो, इसमें आप पेन होल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये होल्डर की तरह है। तो यहां पर भी सर्फेसेस आपको इसी के अकॉर्डिंग समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बच्चों इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो आपको होगा 2πrh से फाइंड आउट। किससे फाइंड आउट होगा? 2πrh से। ठीक है, देन आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में आपको 2πrh तो लेना ही पड़ेगा। एक ये वाला पोर्शन लेंगे आप और एक ये वाला पोर्शन लेंगे। भाई ये भी πr² है, ये भी πr² है, तो ऐसे में हमें 2πr² लिखना चाहिए या नहीं? बोलिए।
भाई ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, और ये बीच वाला पोर्शन क्या है 2 पाई आर एच। बोलिए अब यहां पे कॉमन भी लेना चाहिए हमें, क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई और आर आ गया, कॉमन बचा क्या h प्लस आर, तो ये 2 पाई आर h प्लस आर, 2 पाई आर h प्लस आर, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, अब ये ओपन सिलेंडर क्या होता है जी, ओपन सिलेंडर जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर आपका पेन होल्डर हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर ओपन सिलेंडर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो आएगा ही आएगा, 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस हमने क्या रखनी है ओपन, क्या रखनी है हमें ओपन। मतलब इसका डायग्राम इस तरीके से होगा कि अगर ये एक सिलेंडर है तो ये सरफेस हो गई और ये ऊपर से कैसा हो गया ओपन, तो आप इसके अंदर वाटर भी डाल सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले में ओनली पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसके फॉर्मूले में 2 पाई आर स्क्वायर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड ये आपका एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ये बात। किसी कोई डाउट, यहां पर भी कॉमन आ रहा है बच्चों पाई और आर, क्या बच रहा है 2h प्लस आर, क्या आ रहा है यहां पे 2h प्लस आर, इज एनी डाउट, ठीक। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि क्या ध्यान रखेंगे आप, यूनिट किस में होगी, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में, एरिया की यूनिट स्क्वायर में, एरिया की यूनिट स्क्वायर में, ओ यहां लिखनी थी, ठीक है, और यहां पर भी यूनिट किस में आ जाएगी स्क्वायर में। तो एरिया वाली जितनी भी यूनिट्स होंगी वो किस में होंगी स्क्वायर में, जितनी भी वॉल्यूम वाली होंगी वो किस में होंगी क्यूब में। अगर कभी कोई डायमेंशन सेम नहीं है, अगर कोई डायमेंशन कभी सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को हाइट दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, और रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो मेरा क्या फर्ज है यहां पे, कर्तव्य क्या है मेरा बताइए, चेंज करना पड़ेगा। मैं या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूं और या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चैप्टर में कि यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द डायमेंशन इन सेम यूनिट, सारी की सारी डायमेंशन एक ही यूनिट में होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबके, क्लियर टू एवरीवन। लास्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा क्या था बच्चों सिलेंडर, पूरा क्लियर हो गया सबको, सिलेंडर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्मूलाज हैं इसके, याद कर लीजिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है दैट इज कोन, ठीक है। मैं आपको आज कोन के फॉर्मूला सारे बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, एक नहीं 2 एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अ बिग क्लास बिकॉज इन दैट क्लास वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटीज 2 एक्सरसाइज, बोथ आर रिलेटेड टू कोन, दोनों किससे रिलेटेड है कोन से। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज हम एक क्लास में खत्म कर दें, सेम इन स्फीयर, ठीक है। सो लास्ट इज कोन। कोन में क्या है बच्चों, कोन के तो एग्जांपल्स लिमिटेड ही हैं बट फिर भी हैं। जैसे कोन आपने देखा है, एक तो सॉफ्टी कोन होता है जिसमें आप आइसक्रीम डाल के खाते हो नहीं खाते हो, आजकल मत खाना बेटा, वेदर चेंज हो रहा है, आइसक्रीम खाई नहीं कि बस सीधा बीमार है ना बेटा, तो ये काम मत करना अपने साथ। दूसरा आपने कोन देखे होंगे, बर्थडे कैप वाले कोन होते हैं, देखा है ना, वो भी कोन शेप होती है। और बताओ कौन से कोन देखे आपने, बस 2 ही देखे, बर्थडे कैप और आइसक्रीम, इससे आगे नहीं बढ़ पाए कभी हैं, और कोई नहीं देखी कोन शेप। ट्रैफिक में जो वार्निंग वाला होता है देखा है, वो बैरिकेडेड लगे होते हैं ऑरेंज कलर के रोड पे, हाँ तुम लोग उड़ा देते होगे उन्हें हवा में, हाँ ऑरेंज कलर के जो बैरिकेडेड होते हैं वो भी कौन सी शेप के होते हैं, कोन शेप के। और वो खाए भुट्टा, उसकी जो शेप होती है वो भी कैसी होती है, कोन शेप होती है। और एक बताता हूं, जैसे हाँ वो कोन शेप ही मानी जाती है, अच्छा ठीक है, तो वो कोन शेप होता है। और जैसे आपने कभी कोई देखा होगा, कोई ट्रक एकदम से खाली करता है मिट्टी विट्टी, तो वहां पर जो हीप बन जाता है दैट इज ऑल्सो ऑफ कोन शेप, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं,
ठीक है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि कोन सिर्फ कोन है, मतलब इसके साथ और कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले बताऊं आपको क्या क्या होता है। एक हाइट होती है, एक रेडियस होती है, और एक क्या होती है, स्लैंट हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये 90 है तो सबसे पहली चीज क्या हो सकती है बताओ, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसका था पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और इसमें कर्व सरफेस एरिया, अब जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, मेरे को इस कर्व पार्ट पे कुछ भी करना है, कोई पेंट करना है, जैसे सपोज करो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में आपने देखा मंदिरों की बिल्डिंग कैसी होती है, ऊपर ऐसा शेप होता है नहीं होता है, बोलो, टेम्पल्स में देखा आपने ऊपर शेप कैसा बनाया जाता है, इसका कोनिकल शेप बनाया जाता है। अब हमें यहाँ पे पेंट करना है, ओके, तो कितना पेंट लेने आएंगे आप, इसका निकालेंगे रेडियस और निकालेंगे एल, और फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल। क्या यूज करेंगे बच्चों, इस टॉपिक में बस प्रॉब्लम आती है इस स्लैंट हाइट से। क्यों, क्योंकि स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने के लिए ना आपको रूट की मदद लेनी पड़ती है, और ये रूट कभी कभी दिक्कत दे जाती है। जब सिंपल रूट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर सपोज करो रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये आराम से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, या 5, 12, 13 ये सब हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है जब कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ 8 आ गया, यहाँ क्या आ गया 8, यहाँ क्या आ गया 13, तो कितना है रूट 105। अब रूट 105 अगर आ गया है, रूट 105 अगर आ गया है बच्चों, तो मुझे रूट को सॉल्व करना पड़ेगा बाय दिस मेथड। याद आया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद आया, भूल गए ना, हाँ इसे मत भूलना बेटा, इस टॉपिक में इसका बहुत रोल है, रूट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल का यूज कम है बट पढ़ाना तो पड़ेगा ही। पाई आर एल हो ही गया है, और अगर मैं इसकी सरफेस में ये वाली सरफेस भी ले लेता हूं, ठीक है, ये बेस जो हमें मालूम है कि कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो पाई और आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एल प्लस आर। क्या बचेगा बच्चों, एल प्लस आर। इसकी यूनिट किस में होगी, क्यूब में, इसकी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में, इसकी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में। जितने एरिया वाले उनकी यूनिट स्क्वायर में, वॉल्यूम वालों की यूनिट क्यूब में, और ये भाई साहब तो सेंटीमीटर या मीटर ही रहेंगे, ठीक है, कौन, स्लैंट हाइट। क्लियर हो गई सबको ये बात। तो ये सारी कहानी किसकी थी, कोन की। कोन आपको मेन पढ़ना है, जो आपका नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज होंगी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें कंप्लीटली एंड कंप्लीटली आपका क्या चलेगा बच्चों, कोन। तो आ रहा है समझ में। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में इतने फॉर्मूलाज याद करके आइएगा, हम आपको जल्दी से क्वेश्चन समझाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन समझने में, ठीक है। पहले हम करेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द आर.डी. शर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके बाकी के एक्सरसाइजेस को। ओके बच्चों, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।